हेलो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा क्रैश कोर्स का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 का। आज हम पढ़ेंगे पुष्पिपाद एवं लैंगिक जनन। इससे पहले हम लोगों ने जीव एवं जनन पढ़ के ख़त्म कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिया है। हम पढ़ेंगे इसके बाद पुष्पिपाद एवं लैंगिक जनन, देन इसका क्वेश्चन करेंगे। हमने कल एक वीडियो रिकॉर्ड किया था बिना बोर्ड पे लिखे, यानी कि कॉपी पर लिख करके, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, तो हमने सोचा कि बोर्ड पे ही फिर से वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं पुष्पिपाद एवं लैंगिक जनन। आइए हम पढ़ते हैं। लैंगिक जनन हम लोग पढ़ लिए ना क्या होता है, जिसमें दो जीव भाग लेंगे, नर तथा मादा। इसमें गेमेट का भी निर्माण होगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या जो पुष्पिपाद एवं लैंगिक जनन होता है, इसमें भी क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों बनेगा। हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या कैसे निषेचन होता है, किस तरह से परागकण बनता है। यहाँ पर मेल गेमेट को हम लोग परागकण बोलते हैं। हम जानेंगे निषेचन के पहले क्या घटना होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन से पहले क्या होता है। जैसे हम पढ़े थे लैंगिक जनन में, जीवम जनन में हम पढ़े थे कि जन का कौन कौन सा घटना होता है। पहले प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पूर्व घटना होता है, निषेचन होता है निषेचन बाद। ठीक उसी तरह से हम इसमें पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते जाना। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं पुष्पिपाद एवं लैंगिक जनन। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आवृतबीजी क्या होता है। आवृतबीजी का इंग्लिश मीनिंग होता है एंजियोस्पर्म। इसका सिंपल मीनिंग होता है जिस प्लांट में फ्लावर आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृतबीजी। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, आवृतबीजी कह लेते हैं। जितना लिखा गया बोर्ड पर सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सही सही पढ़ रहे हैं। आइए उसके बाद देखिए कुछ हम टर्म लिखे हैं, आपको याद रखना है। उस पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्पों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, रेफ्लेसिया आर्नोल्डी, याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, उल्फिया, याद रख लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि आवृतबीजी की कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषता होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखी है, द्विगुणित होती है। जैसा कि आप सभी को पता कि मानव शरीर का जो प्रत्येक कोशिका वो क्या है, द्विगुणित, यानी कि ट्विन कंडीशन, यानी कि क्रोमोसोम इसमें पेयर में पाए जाएंगे। लेकिन जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, शुक्राणु मेल में पाया जाएगा, अंडाणु फीमेल में, वो क्या होते हैं, अगुणित होता है, यानी कि एंड कंडीशन होता है। हम लोग पढ़ेंगे जब मानव जनन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से युग्मक बचता है, किस तरह से बेबी का विकास होता है। पहले यहाँ सुनिएगा। तो क्या लिखा है, द्विगुणित इसका शरीर होता है। इसका जीवन चक्र डिप्लोन्टिक होता है। डिप्लोन्टिक कहने का मतलब क्या होता है कि इसका जो अधिकतर अवस्था होता है, देखिए नीचे लिखे होंगे, जो इसका प्रभावी अवस्था होता है ये स्पोरोफाइट होता है। डिप्लोन्टिक मतलब होता है कि गेमिटोफाइट अवस्था भी होगा और स्पोरोफाइट भी होगा, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम होगा वो क्या होगा, प्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कहने का मतलब द्विगुणित अवस्था में रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए आम का। क्या आम पूरे साल फल देते रहता है, नहीं ना। उसका एक पीरियड आता है जिस समय वो क्या करेगा, फूल देगा, फल देगा। तो उस समय वो क्या होगा, अगुणित कंडीशन में रहेगा। जो उसमें फ्लावर में जो पोलन ग्रेन का निर्माण हो रहा है, अलग अलग प्रकार का, किस तरह से उसमें निषेचन होता है, वो सब क्या होगा, अगुणित अवस्था में होगा। तो क्या लिखे हैं, जो प्रभावी अवस्था होता है इसका स्पोरोफाइट होता है। गेमिटोफाइट भी होगा। कुछ इस तरह से आप समझिए, जैसा कि हम कल आपको बताए थे। आप अपने रूम में रह रहे हैं, आप मैक्सिमम टाइम क्या कर रहे हैं, मोबाइल ही चला रहे हैं। तो जब आपके पिताश्री आपके क्लास में आएंगे तो आपको किस अवस्था में पाएंगे, मोबाइल चलाते वक्त। पढ़ने में तो ऐसे भी मन नहीं लग रहा है। तो ठीक उसी तरह से जो प्लांट का प्रभावी अवस्था होता है स्पोरोफाइट, यानी कि अधिकतर समय ये ट्विन कंडीशन में रहता है। गेमिटोफाइट भी रहता है एक समय के लिए। अब ये देखिए इधर क्या लिखे, स्पोरोफाइट इधर लिखे, गेमिटोफाइट। आपको जिस तरह से लिखे आपको एग्जाम्पल से याद रखना है। आपको सिंपल पूछा जाएगा कि बताइए जो परागकण होते हैं वो अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं। आप बता पाइएगा। परागकण जो होता है यानी कि ये क्या मेल गेमेट की तरह है, इसको मेल गेमेट बोल लेते हैं समझने के लिए। ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। जिस तरह से शुक्राणु अगुणित होता है, ठीक उसी तरह से परागकण भी क्या होता है, अगुणित। तो देखिए हम लिख दिए हैं स्पोरोफाइट में एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसे कि आपका हो गया जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, यूनस हो गया, बीजावरण, ये सब क्या होते हैं, स्पोरोफाइट यानी कि ट्विन कंडीशन होते हैं, द्विगुणित होते हैं। गेमिटोफाइट में देखिए क्या लिखे, परागकेसर हो गया, भ्रूणथैली हो गया, लघु बीजाणु हो गया, घलू लिखा गया है। चलिए सही कर लेते हैं इसको। लघु बीजाणु हो गया, गुरु बीजाणु हो गया। लघु बीजाणु ये मेल गेमिट का निर्माण करेगा, गुरु बीजाणु ये फीमेल गेमिट का निर्माण करेगा। ये सब क्या होते हैं, गेमिटोफाइट। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको जो जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपको बताते जाएंगे कि कौन द्विगुणित है कौन अगुणित, आपको याद रखना है। चलिए इधर समझ गए हैं। क्रैश कोर्स है, कंटेंट पूरा पढ़ाया जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनते रहना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं पुष्प का चक्र, यानी कि पुष्प का कौन कौन सा भाग होता है। आइए देखते हैं। पुष्प के 4 चक्र होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ये आपको हम बताते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। बाह्यदल यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। हिंदी लिख दिया, बाह्यदल होता है, दल पुंज होता है, पुंकेसर पुंज होता है, स्त्री केसर पुंज होता है।
इसका इकाई याद रखिएगा, जो बाह्य दल का इकाई होता है सेपल होता है, यह हरा कलर का होता है, ये कली का रक्षा करता है। ये दिख रहा है आपको बाह्य दल, ये हरा कलर का होता है, ये कली का रक्षा करता है। जब आप पढ़ लीजिएगा तब क्या करिएगा, एक अड़हुल फूल को तोड़ के लाइएगा, उसके बाद उसको बारी बारी से खोना शुरू कीजिएगा। जो सबसे ऊपर में देखिएगा थैलेमस के ऊपर आता है, वो ग्रीन कलर का होता है, उसको हटाइएगा। उसके अंदर जब आप जाइएगा तो आपको चमकीला कलर का दिखेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज पंखुड़ी कहते हैं। ये क्या करता है, परागन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। परागन और परागकण अलग है। परागकण हो गया जस्ट लाइक मेल गेमिट, और ये जो परागन है ये क्या है, एक प्रक्रिया है। परागकण का मादा स्त्री केसर के स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन। हम पढ़ेंगे आगे चल के परागन क्या होता है, स्वपरागन क्या होता है, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। याद रखिएगा बाह्य दल का इकाई क्या होता है, सेपल होता है, इसका कार्य ये हरा होता है, इसका कार्य होता है कली का रक्षा करना। दलपुंज इसका इकाई क्या होता है, पंखुड़ी होता है, पेटल। ये एक नजर आ रहा ना, ये इसको हम कहते हैं क्या, बाह्य दल। मतलब ये सारा ढेर सारा झुंड में रहता है, और इस बाह्य दल में से किसी एक को हम क्या कह लेते हैं, पंखुड़ी। तो उसी को इकाई मतलब क्या होता है, एक। तो ये क्या करेगा, परागन के लिए कीटों को आकर्षित करेगा। चमकीला रहेगा, देखने में सुंदर रहेगा तब ना आकर्षित करेगा अपनी ओर, बिना सुंदर के कोई नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होता है, चमकीला होता है, देखने में एकदम चमकीला रहेगा। उसके बाद देखिए क्या लिखे, पुंकेसर पुंज, इसका इकाई पुंकेसर होता है, ये परागकण बनाने में मदद करता है। स्त्री केसर इसका इकाई होता है अंडक, इंग्लिश में इसको कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ये अंडाशय में बीजांड बनाने का काम करेगा। पढ़ेंगे किस तरह से बीजांड बनता है। आइए नीचे एक देखिए, हम पुष्प का फिगर बना दिए हैं। यहाँ से आपको सब पार्ट नजर आएगा चारों। इसमें क्या पढ़ना है, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपका पुष्प है, ये डंठल है, डंठल पकड़ने वाला, जिसको पकड़ के आप लोग इस तरह से किसी किसी को देते हैं, अपने मन पसंद इंसान को या किसी को भी। ये डंठल हो गया, ये हो गया इसका क्या, पुष्पासन, पुष्प दल हो गया। ये हो गया आपका बाह्य दल, ये हो गया पंखुड़ी, ये जो नजर आ रहा है ये हो गया तंतु, ये हो गया परागकोश। इसमें हमको पढ़ना किसके बारे में है जी, हमको इससे मतलब, ये परागकोश है ना, इसमें परागकण बनेगा, तो मेल गेमेट यहाँ बनेगा, हमको इससे मतलब इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए फीमेल वाला पार्ट में देखिए, अंडाशय हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया। हमको इस फीमेल वाला पार्ट और ये जो परागकोश और तंतु, ये मेल वाला पार्ट, हमको इसी दोनों से मतलब, इसी दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर से देख लीजिए, ये डंठल हो गया, पुष्पासन हो गया, ये बाह्य दल, ये पंखुड़ी, ये तंतु हो गया। तंतु परागकोश को सपोर्ट प्रदान करता है, इस पर लटका रहेगा। इधर आइए, ये हो गया अंडाशय हो गया, ये हो गया वर्तिका, ये हो गया वर्तिकाग्र। इसी वर्तिकाग्र पर इस परागकोश में जो परागकण बनेगा यहाँ के चिपकेगा, देन पोलन ट्यूब बनेगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा, देन निषेचित होगा, बनेगा फल फूल, जो बनने का होगा, फल फूल नहीं मतलब फल बनेगा, बीज बनेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिस तरह से हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, जीवम जनन पढ़ना शुरू किया तो हम देखे थे निषेचन का चरण क्या होता है, निषेचन से पूर्व निषेचन होगा, देन निषेचन के बाद क्या होगा। तो हम उसी तरह से इसमें भी पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेचन के पूर्व क्या होगा। निषेचन के पूर्व हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें किस तरह से मेल गेमेट निर्माण होता है ये पढ़ेंगे। देन फीमेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह से फीमेल गेमेट का निर्माण होता है। देन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे परागन क्या होता है, परागन, पोरा का गौन, परागन, परागकण नहीं, परागकण हो गया मेल गेमेट के जैसा। अब टर्म यूज करते हैं ताकि आप समझ पाइएगा आसानी से। देन हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार का कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है जिससे हम स्वपरागन को रोक सकते हैं। तो आइए यहाँ तक लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर फास्ट हो रहा है तो आप स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं, ऑफलाइन वाला सिस्टम है नहीं, क्योंकि एक क्लास में पूरे चैप्टर को निपटाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और आपको भी देखने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है पुष्पिपाद लैंगिक जनन थोड़ा बड़ा है, तो इसका हम 2 या 3 पार्ट कर लेंगे, तो आपको टेंशन नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा आप देख के आप खत्म भी कर सकते हैं। चलिए तो लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निषेचन पूर्व घटना। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए निषेचन पूर्व घटना में हमको क्या क्या पढ़ना है। निषेचन पूर्व घटना में हम लोग पढ़ेंगे उमंग का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन क्या होता है। जहाँ भी लघु टर्म आ जाएगा ना, समझ जाएगा कि मेल गेमिट से ही बात हो रहा है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंडक की संरचना, गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे क्या होता है, परागन क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है हम जानेंगे, परागन ना वाला नोट दे दीजिए। परागन पढ़ेंगे क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे बहिर्प्रजनन युक्तियाँ क्या होता है, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, पराग स्त्री के साथ परस्पर क्रिया होता है क्या होता है। सिर्फ आपको ये देख लेना है, यही हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं पुमंग का संरचना। आइए, हमको इसी से मतलब है जी, पुमंग से मतलब है और ये अंडक की संरचना से मतलब है। यही क्या है, ये हो गया मेल वाला पार्ट, ये हो गया फीमेल वाला पार्ट। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुंकेसर का संरचना। पुंकेसर का संरचना में देखिए हम क्या पढ़ेंगे। पुंकेसर में संरचना में देखिए 2 भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, एक होता है तंतु। उधर बना है फिगर, आपको पता चलेगा। परागकोश ये परागपुटी होता है जिसमें परागकण होते हैं,
परागकण होते हैं। तंतु एंथर को सहारा प्रदान करता है। आइए देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है, ये पुष्पदल है, ये तंतु है। तंतु का जो समीपस्थ छोर रहता है ये पुष्पदल से जुड़ा होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए तंतु का समीपस्थ छोर, समीपस्थ मतलब कि नजदीक वाला छोर कहाँ से जुड़ा होता है, तो याद रखिएगा पुष्पदल से। ये हो गया तंतु, ये हो गया परागकोश। तंतु के बारे में सिर्फ याद रखना कि तंतु एक डंठल जैसा संरचना होता है। ये अलग अलग प्लांट में तंतु का लंबाई अलग अलग हो सकता है। ये तंतु क्या करेगा, इस परागकोश को सहारा प्रदान करता है। देख रहे हैं इसी पर अटका हुआ है, ये हो गया पुष्पदल हो गया। बस तंतु के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब हमको पढ़ना किसके बारे में, परागकोश के बारे में। इसी परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होगा। हमको परागकण से ही मतलब है। इसी परागकोश के अंदर कुछ इस तरह से आप समझिए, हम लोग पढ़े थे टेस्टिस के बारे में, वृषण के बारे में, जब हम लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ऐसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे। यार हम जानते हैं कि स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में। अगर टेस्टिस में भी पूछेगा तो कहाँ बनेगा, सेमिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्रजनक नलिका में बनता है। फिर वो हम देखते हैं अलग अलग प्रकार का कोशिका होता है, सटोली कोशिका होता है, नर्जम कोशिका होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे, जो परागकोश होता है इसके अंदर परागकण पाया जाता है। उस परागकण के अंदर भी कोशिका होता है, वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं परागकोश के बारे में। ये देखिए लिखा नजर आ रहा परागकोश। जितना लिखे अगर आप इतना भी पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। हम पढ़ रहे हैं परागकोश के बारे में, एंथर के बारे में। देखिए क्या लिखे, ये द्विपालित होते हैं। द्विपालित मतलब हम दो कक्षा होगा, दिख रहा है यहाँ पर नीचे फिगर बना है। ये पूरे हो गया एगो पाली, ये हो गया दोगो पाली। अमर पाली नहीं समझ लिया, पाली मतलब कक्ष होता है। ये द्विपालित होता है। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। ये नजर आ रहा है ब्लू कलर का, इसको हम कोष्ठ कहते हैं। एगो कोष्ठ, एगो पाली यहाँ से हाफ है, देखिए एगो कोष्ठ दोगो कोष्ठ नजर आ रहा है। ठीक उसी तरह से दूसरों पाली में एगो कोष्ठ दोगो कोष्ठ, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 4 गो कोष्ठ हो गया। इस कोष्ठ के अंदर पाया जाता है लघु बीजाणुधानी। इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण का निर्माण होता है। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर और चलिएगा तो आपको मिलेगा बीजाणुजन उत्तक। अभी कंफ्यूज हो जाएगा, सिर्फ अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, फिर हम आगे आपको पढ़ेंगे। फिर से सुन लीजिएगा, हम लोग परागकोश पढ़ना शुरू किया। हम बोले कि ये द्विपालित होती है, यानी कि इसमें दो पाली होगा, एगो इधर एगो इधर। ठीक है, हम बोले कि प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, एक कोष्ठ 2 कोष्ठ एगो पाली में। ठीक उसी तरह से उधर भी होगा। तो प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी होती है। एक कोष्ठ है इसमें, एगो लघु बीजाणुधानी। टोटल मिला के कितने हो जाएगा, 4 गो लघु बीजाणुधानी पड़ जाएगा। ये हो गया कोष्ठ हो गया, ये लघु बीजाणुधानी हो गया। इस बीच में पाया जाता है संयोजी, कनेक्टिव पाया जाता है। ये क्या करता है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, और ये पोषण ट्रांसफर करने का भी काम करता है। यहाँ तक पता चल गया। और ये जो परागकोश का, ये प्लांट का जो परागकोश होता है ये चतुष्कोणीय होता है। दिख रहा है 4 गो कोण, एगो दूगो तीन गो 4 गो, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि किस तरह से इसमें परागकण का निर्माण होता है। हम जानेंगे कि यंग एंथर में और मैच्योर एंथर में क्या होता है। यंग एंथर में क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। जो मैच्योर एंथर हो जाएगा मतलब इसमें खुद में क्या करेगा जी, जो बीजाणुजन उत्तक है उसमें वृद्धि होगा। जो मैच्योर एंथर होगा उसमें परागकण का निर्माण हो जाएगा और टूट करके निकल जाएगा। हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि जो परागकण होता है उसका हस्तांतरण अलग अलग प्रकार से हो सकता है। हवा के माध्यम से हो सकता है, पानी के माध्यम से हो सकता है, कीट के माध्यम से हो सकता है, जंतु के भी माध्यम से हो सकता है, पक्षी के भी माध्यम से हो सकता है। हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अभी आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से सुनिएगा। हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले निषेचन से पहले क्या क्या घटना होगा, क्या क्या संरचना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो निषेचन से पहले संरचना पढ़ेंगे, पुमन का संरचना। ये मेल स्ट्रक्चर है। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनिस। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आपको कि जो पराग मातृ कोशिका होता है वहां से क्या होता है, फिर आगे चल के लघु बीजाणु बनता है। देन हम पढ़ेंगे अंडक की संरचना, फीमेल वाला पार्ट है। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है पढ़ेंगे। परागन क्या होता है, बहिर्प्रजनन युक्तिया, पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं पुमन का संरचना, यानी कि पुंकेश का संरचना, यानी कि मेल वाला पार्ट है। इसका 2 भाग होता है, परागकोश तंतु। परागकोश परागपुटी होता है जिसमें परागकण का निर्माण होता है, यानी कि इसी में क्या होगा, परागकण का निर्माण होगा। ये तंतु एंथर को सहारा प्रदान करता है। ये नजर आ रहा है, ये हो गया पुष्पदल और ये हो गया तंतु, ये परागकोश। तंतु इसको सहारा प्रदान करेगा। परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होगा। इसके अंदर हमको घुस के पढ़ना डिटेल में। ये हो गया परागकोश। ये पढ़ते हैं परागकोश द्विपालित होती है, यानी कि इसमें 2 पाली होगा। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी, यानी कि टोटल एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी, यानी कि 4 कोष्ठ, एगो दूगो तीन गो 4 गो। इसके बीच में संयोजी पाया जाता है जो दोनों को जोड़ के काम रखने का काम करता है और पोषण का ट्रांसफर करता है। यहाँ तक समझ गए। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं यंग एंथर क्या होता है, मैच्योर एंथर किस तरह से परागकण का निर्माण होता है। लिख लीजिए यहाँ तक। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यंग एंथर और मैच्योर एंथर के बारे में। आइए देखते हैं इधर क्या लिखा है, यंग एंथर युवा परागकोश, इधर परिपक्व परागकोश। इसमें क्या अंतर होता है इधर ध्यान से सुनिएगा। ये आपको नजर आ रहा परागकोश है। ट्रांसफर सेक्शन देखें जैसे ये है ना, इसको काट करके और देख रहे हैं।
इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये है बीजाणुधानी है, इसके अंदर पाया जाएगा बीजाणुजन उत्तक। जो परिपक्व परागकोश होता है उसमें क्या होता है कि परागकण का निर्माण हो जाता है। ये लघु बीजाणुधानी है ना, इसके अंदर जो बीजाणुजन उत्तक है, ये बीजाणुजन उत्तक आगे चल के पराग मातृ कोशिका बनाता है। पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद देन वो आगे चल के परागकण बनता है। तो इस युवा परागकोश में याद रखिएगा परागकण का निर्माण नहीं होता। जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसमें परागकण, देख रहे हैं परागकण का निर्माण होता है, ये परागपुटी का निर्माण हो जाता है। लघु बीजाणुधानी और परागपुटी एक ही है। परिपक्व परागकोश में क्या होता है, ये परागकण का निर्माण हो गया। अब देखिए यहाँ जो नजर आ रहा है, टूटा हुआ नजर आ रहा है, इस स्थान को हम लोग कहते हैं एस्टोमियम। एस्टोमियम क्या होता है, जहां से अंतर फटकर परागकण को बाहर निकलेगा उसी को हम एस्टोमियम कहते हैं। ये हो गया एस्टोमियम। ये देख रहे हैं इसमें नहीं टूटा है क्योंकि यहाँ पे परागकण का भी निर्माण नहीं हुआ है। जब परिपक्व हो जाता है परागकोश तो इसमें परागकण का निर्माण होता है, इसको बाहर भी तो निकलना तो टूटता है, जिस भाग से टूट जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं एस्टोमियम। क्या लिखे, जहां से अंतर फटकर परागकण को बाहर निकाल देता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एस्टोमियम कह देते हैं। चलिए अब हम लोग इस यंग एंथर को डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अंदर घुसेंगे, देखेंगे किस तरह से परागकण का निर्माण होता है। अब आइए सुनिएगा, यंग एंथर है, यंग एंथर के ऊपर 4 गो लेयर होता है, 4 गो बाल होता है। क्या लिखे, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, टेपेटम हो गया। हिंदी लिखे अंतस्त्वचा हो गया, अंतस्थिसियम हो गया, मध्यपरत हो गया, टेपेटम हो गया। उसके बाद ये अंदर पाया जाएगा बीजाणुजनन उत्तक पाया जाएगा, ये टेपेटम हो गया। इसके बाद हम देखिए इधर लिख दिए ये क्या क्या काम करता है ये लेयर। और याद रखिएगा ये सब का सब क्या होता है जी, द्विगुणित होता है, यानी कि टू एन कंडीशन होता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, बताइए टेपेटम की कोशिका क्या होती है, द्विगुणित की बहुगुणित। आप याद रखिएगा द्विगुणित होती है, इसमें से कोई भी दे सकता है। अब आइए इधर देखते हैं, जो एपिडर्मिस होता है सबसे बाहर वाला लेयर, सबसे बड़ी विधि होता है, ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जो एंडोथीसियम होता है ये दूसरी सबसे बड़ी परत है। डेइसेंस, डेइसेंस मतलब होता है झरना। ये क्या होता है, ये जो परागकण इसमें बन गया है इसको झरने में मदद करेगा एंडोथीसियम, यानी कि ये जो इधर के एंडोथीसियम का लेयर, ये लेयर क्या करेगा, इसमें जो परागकण बन गया है इसको झरने में, यानी कि ये लेयर टूट करके क्या करेगा, परागकण को बाहर निकालने में मदद करेगा। मिडिल लेयर क्या करेगा, पोषण को कनेक्टिव से टेपेटम तक लेके आएगा। टेपेटम क्या करेगा, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करेगा, यानी कि इसमें जो परागकण का विकास हो रहा है उसी को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। कौन, टेपेटम। अब भाई हम पढ़ते हैं कि किस तरह से परागकण का निर्माण होता है। हम जानेंगे लघु बीजाणु जनन क्या होता है, यानी कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। जब हम फीमेल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं। आप लेक्चर देखने के बाद अगर आप और कहीं से पढ़े हैं तो आप और बेटर है, आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ देख लीजिएगा उसके बाद आप जाके डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगाइएगा तो आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अभी ऐसे भी एग्जाम का समय है तो आपको क्या क्या पढ़ना है, आप कहीं से भी अगर पढ़ लिए तो नोट्स को रिवाइज करिए, आप एनसीईआरटी पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसी को आप बार रिपीट करके बनाइए, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्जाम अच्छा कर पाइएगा। नहीं तो फिर बाद में नर्वस फील होने लगेगा, पढ़े ही नहीं। और हम शुरू में ही आपको बता दिए कि 2 मंथ पढ़ाई के अलावा कुछ करना ही नहीं है जीवन में। तो ये इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन क्या होता है। छापिए करा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। आइए पढ़ते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। जहाँ भी जेनेसिस टर्म लगल है समझिए कि कुछ बन रहा है। पीछे लगल है माइक्रो और स्पोरो, मतलब लघु बीजाणु बनेगा, यानी कि मेल गेमिट का बात हो रहा है। जहाँ भी लघु टर्म आ जाएगा माइक्रो समझिएगा मेल गेमिट का बात हो रहा है। अब आइए हम देखते हैं किस तरह से होता है ये लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। देखिए क्या लिखे, एक पराग मातृ कोशिका से। पराग मातृ कोशिका क्या होता है अभी हम आपको नीचे समझाएंगे। तो क्या लिखे, एक पराग मातृ कोशिका से, रुकिए मार्कर चेंज कर, एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे, बताइए लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो आप सिंपल लिखिएगा कि एक पराग मातृ कोशिका से जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण बन जाता है या लघु बीजाणु बन जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कह देते हैं। ठीक है, नीचे हम आपको समझाते हैं होता क्या है। ये आपका क्या है, लघु बीजाणु धानी है। ये जो है ना, ये गोलका, ये है लघु बीजाणु धानी। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाया जाएगा, बीजाणुजन उत्तक पाया जाएगा। अब क्या होता है, ये जो प्रत्येक इसमें लघु बीजाणु यानी कि बीजाणु उत्तक होता है ना, प्रत्येक कोशिका में ये क्षमता होता है कि वो डिवाइड करके 4 गो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर यानी कि 4 गो लघु बीजाणु बना सकता है। तो इसके प्रत्येक कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, पराग मातृ कोशिका। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। जब आपको आगे हम पढ़ाएंगे गुरु बीजाणु जनन और यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या, लघु बीजाणु जनन। जब दोनों आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा, थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हम बोले कि लघु बीजाणु धानी, इसके अंदर बीजाणु जन उत्तक पाया जाता है। इस प्रत्येक बीजाणु जन उत्तक में ये क्षमता होता है कि ये विभाजित होकर के 4 अगुणित लघु बीजाणु बना सकता है। ठीक, इसके हम प्रत्येक को क्या कहते हैं, प्रत्येक को हम पराग मातृ कोशिका बोल देते हैं, या पीएमसी मतलब होता है पोलन मदर सेल, या एमएमसी माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक,
अब जब इस बीजाणु ऊतक में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप बनेगा और माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्कोप नहीं। और चारों के चारों क्या होगा, फंक्शनल, चारों के चारों क्या होगा, कार्यात्मक। जबकि हम जब देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि ग्रुप बीजाणु यानी कि फीमेल वाला जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ भी डिवाइड करके 4 बनेगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ क्या बोल रहे हैं, पराग मातृ कोशिका वहाँ अलग होगा। तो वहाँ जब 4 बनेगा ना तो 3 डिजेनरेट यानी कि 3 को अविकसित होगा, सिर्फ 1 बचेगा। इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम आपको कराएंगे। ये 4 है माइक्रोस्पोर बनेगा, देन इसमें माइटोसिस डिवीजन होकर फाइनली क्या होगा, परागकण बन जाएगा। बस ये आपको ये समझ लेना, नीचे हम आपको पूरे डिटेल बता दिए हैं कि किस तरह से परागकण का निर्माण होता है। आइए, हमको इससे मतलब एकरा से, परागकण से। चलिए पढ़ते हैं। ये बीजाणु जन ऊतक है, ये बीजाणु धानी है, ये गोलका। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये बनाता बीजाणु चतुष्य, यानी कि इसके प्रत्येक सेल में ये क्षमता होता है कि डिवाइड करके अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू 4 गो माइक्रोस्पोर बना सकता है, जिसको हम लोग बीजाणु चतुष्य कहते हैं। और देखिए प्रत्येक हम लोग पीएमसी बोल लेते हैं, यानी कि पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, तब बन जाएगा क्या, लघु बीजाणु। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा, देन इसमें क्या होगा, वृद्धि होते रहेगा। फिर आगे चल के वृद्धि होगा, समसूत्री विभाजन होते रहेगा। जब इसमें वृद्धि होगा तो बनेगा रसधानी, बनेगा ये एसिमेट्रिक तंतु बन जाएगा। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा, इसमें काय कोशिका और जनन कोशिका का निर्माण होगा और फाइनली क्या बन जाएगा, परागकण बन जाएगा। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बीजाणु जनन ऊतक क्या होता है, आप कहिएगा दुगुणित। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, तो आप कहिएगा एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि एक बीजाणु जनन ऊतक में ये क्षमता होता है कि 4 माइक्रोस्पोर बना सकता है। नीचे का सकिए, नीचे देखिए हम लिखे कि लघु बीजाणु से परागकण क्या बनता है। ये बीजाणु जनन ऊतक है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन बनेगा तो बीजाणु चतुष्य बनेगा। इस प्रत्येक हम लोग पीएमसी पोलर मदर सेल यानी कि पराग मातृ कोशिका का नाम दे देते हैं। इससे बन जाएगा लघु बीजाणु। जब इसमें समसूत्री विभाजन बार बार होते रहेगा तो देखिए पहले क्या बनेगा, रसधानी एसिमेट्रिक तंतु बनेगा। फिर उसके बाद काय कोशिका बनेगा, जनन कोशिका बनेगा, देन फाइनली क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन में देखिए अलग अलग लेयर नजर आ रहा होगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और इसका क्या क्या लेयर होता है, किसका क्या काम होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पोलन ग्रेन अलग अलग माध्यम से क्या करेगा, स्त्री केसर तक पहुंचेगा, जिसको हम लोग परागकण बोलते हैं। तो उसको वातावरण से हानि हो सकता है। तो हम देखेंगे कि इस परागकण को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर लेयर पाया जाता है, एक्साइन पाया जाता है, एंटाइन पाया जाता है, जो किस किस से बना होता है ये भी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आइए आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन एलर्जी क्या होता है, पोलन एलर्जी कैसे होता है, कहाँ से आया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोलन को हम लोग फूड के रूप में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा मेल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फीमेल वाला पार्ट, क्योंकि हम बता दिए हैं आपको कि ये जो चैप्टर है पुष्पी पाद हम लेंगे, जनन थोड़ा बड़ा है, तो इसका हम 2-3 पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपको भी देखने में समस्या होगा। तो आइए यहाँ तक लिख लीजिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो आइए हम एक परिपक्व परागकण की संरचना देख लेते हैं। आइए देखिए फाइनली हमारा परागकण बन के तैयार हो गया। अब हम परागकण का संरचना देख लेते हैं, ध्यान पोलन एलर्जी देख लेंगे, 5 से 10 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। आइए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ पाइएगा। हम परिपक्व परागकण की संरचना देख रहे हैं। ये हो गया आपका परागकण। इसका लेयर देखिए होता है, एक होता बाह्य चोला, एक होता अंतःचोला, एक होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद देखिए इसमें आपको नजर आ रहा होगा ये होता है जनन कोशिका। ये जनन कोशिका आगे चल के डिवाइड करके 2 नाड़ीयुग्मक बनाता है। और ये हो गया काय कोशिका। काय कोशिका का केंद्रक हो गया ये काय कोशिका। काय कोशिका जो ऊपर वाला भाग होता है ये बड़ा वाला भाग होता है। और यहाँ देखिए रेड कलर से हम लिखे होंगे जनन छिद्र। जनन छिद्र किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा जनन छिद्र कहते हैं किसको, जहाँ पे बाह्य चोला अनुपस्थित होता है, जहाँ पे ये एक्साइन लेयर नहीं होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र। अभी यहाँ समझने के लिए बना दिया। तो फिर से सुनिए, आपसे पूछा जाएगा जनन छिद्र क्या होता है, तब कहिएगा कि परागकण का वह स्थान जहाँ पे एक्साइन लेयर यानी कि जो बाह्य चोला होता है अनुपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र कह लेते हैं। नीचे देखिए हम लोग लिखे हैं परागकण के बारे में। ये क्या एक नर युग्मोद्भव है, हिंदी पढ़ते रहिएगा आप लोग। मेल गैमेटोफाइट है, सिंपल मेल गैमेटोफाइट। ठीक, आगे देखिए इसका आकार गोल होता है, जिसका व्यास 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। अब हम ये सब जो भित्ति लिखे इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किससे बना होता है। तो परागकण की भित्ति 2 होता है, एक होता है बाह्य चोला, एक होता है अंतःचोला। एक्साइन इंटाइन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो बाह्य चोला होता है वो किससे बना होता है, तो याद रखिएगा एस्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ से बना होता है, जो कि बहुत ही प्रतिरोधी होता है। प्रतिरोधी मतलब इस पर ना ही हाई टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, ना ही एसिड का फर्क पड़ेगा, ना ही एल्कली, किसी का फर्क नहीं पड़ता है।
फिर से सुनिए, परागकण का भित्ति एक होता है बाह्यचोला, एक होता है अंतःचोला। ये बाह्यचोला स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, जिस पर हाई टेम्परेचर एसिड एल्काइल किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। अंतःचोला जो सेलुलोज एवं पेक्टिन से बना होता है। याद रखिएगा, अंतःचोला किससे बना होगा? सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। सिंपल। परागकण में कोशिका की बात किया जाए तो दो कोशिका होगा, एक होता है कायिक कोशिका, एक होता है जन्य कोशिका। कायिक कोशिका संख्या साइज में बड़ा होता है, ऊपर वाला भाग दिख रहा है, उसके बाद इसमें प्रचुर खाद्य भंडार होता है। ये विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, ये है कायिक कोशिका केंद्रक, जो कि क्या होता है? बड़ा होता है और अनियमित आकार का होता है। जनन कोशिका की बात किया जाती है, छोटी होती है और इसमें जीवधर, एक घनी जीवधर और एक केंद्रक को पाया जाएगा। ये आगे चल के विभाजित होकर के दो नाड़ियों का निर्माण करेगा। समझ गए यहाँ तक आप लोग? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पोलन एलर्जी क्या होता है, पोलन को हम फूड के रूप में किस तरह से उपयोग करते हैं, पोलन का वायबिलिटी क्या होता है, यानी कि जब पोलन ग्रेन परागकों से झड़ जाएगा तो कितना देर तक वो वर्तिकाग्र पर जा करके पोलन ट्यूब का निर्माण कर सकता है। सुनने में आपको ओड लग रहा होगा थोड़ा, क्या क्या बोले जा रहा है, फिर से सुनिए। हम बोल रहे हैं कि परागकण के बारे में हम लोग पढ़ लिए, परागकण क्या होता है, कैसे बनता है, ये हम समझ गए। अब हम समझ लेंगे कि परागकण एलर्जी क्या होता है, परागकण एलर्जी, पोलन एलर्जी क्या होता है। तो सिंपल, जो पोलन के कारण एलर्जी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलन एलर्जी कह लेंगे। ये क्या करेगा? पोलन एलर्जी आपके श्वसन संबंधित बीमारी को भी कॉज करेगा। पोलन का हम लोग फूड के भी रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें पोषण अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको हम लोग सिरप के भी रूप में यूज करते हैं और टेबलेट के भी रूप में। ये जनरली पश्चिमी देशों में खाया जाता है। तो जब कोई भी खिलाड़ी होता है या जो घोड़ा दौड़ में पार्टिसिपेट करता है, उसको ये सिरप या टेबलेट खिला दिया जाता है, जिससे उसका काम करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है और वो अधिक से अधिक परफॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए देखिएगा, जब किसी भी प्लेयर का जब वो खेलने जाता है तो उससे पहले उसका टेस्ट होता है कि आप किसी भी तरह का ड्रग्स या मेडिसिन लिए भी है, जिससे आपका कि क्या होगा? काम करने का क्षमता बढ़ेगी, यानी कि आप अधिक से अधिक परफॉर्म कर पाइएगा। तो आइए इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पोलन एलर्जी के बारे में। तो आइए हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, पोलन एलर्जी क्या होता है। आइए देखिए क्या लिखे, परागकण एलर्जी क्या होता है। परागकण के कारण होने वाले एलर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? परागकण एलर्जी कहते हैं। एलर्जी मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं कि जो आपके मन को न भाए, जो हमारा शरीर जो प्रतिक्रिया देता है किसी भी रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स देता है किसी भी पदार्थ के प्रति, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। किसी किसी को करेला से भी एलर्जी होता है, किसी किसी को किसी व्यक्ति से भी एलर्जी होता है। जैसे गाँव समय देखिएगा कहता है जब इस व्यक्ति को देखते हैं तो हमको गुस्सा आता है या इस टाइप का कुछ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जी कह लेते हैं। तो क्या लिखे, परागकण के कारण होने वाले एलर्जी को परागकण कहते हैं। वो गुस्सा अलग चीज़ है। यहाँ जब आपको एलर्जी होगा तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। जब आप देखिएगा कि जब आप पहली बार नई शहर में जाते हैं कहीं पर, तो आपको सर्दी जुकाम सब हो जाता है, बुखार फीवर सब आ जाता है। वो सब किसके कारण होता है? एलर्जी के कारण ही होता है। तब वही देखिए क्या लिखे हैं, ये जो एलर्जी होता है आप में श्वसन वेदना, यानी कि श्वसन संबंधित बीमारी भी कॉज कर सकता है। नाक बहेगा, सांस लेने में समस्या हो जाएगा, दम फूलने लगेगा, दम्मा बीमारी भी कॉज कर सकता है। एलर्जी इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, आपको हम पढ़ाएंगे मैंने हेल्थ एंड डिजीज में, कि कभी कभी आदमी का मौत भी हो सकता है। क्योंकि एलर्जी में क्या होता है कि स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। जब किसी भी चीज़, जैसे मान चलिए ये आपका ब्लड वेसल से इसमें ब्लड जा रहा है, अब अगर इसमें ज़रूरत से ज़्यादा क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी कि स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। इसमें जो ब्लड फ्लो है उसका क्या हो जाएगा? रेट कम हो जाएगा, और जब रेट कम हो जाएगा तो हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा और आप मर भी सकते हैं। हम पढ़ेंगे आगे एलर्जी के बारे में। देखिए परागकण एलर्जी का स्रोत क्या है, कहाँ से आता है ये? तो देखिए क्या लिखा, पार्थेनियम गाजर घास जिसको कहते हैं, इससे जो पोलन निकलेगा वही पोलन एलर्जी कॉज करता है। आप देखे होंगे जो रोड के बीच में डिवाइडर लगा होता है, उसमें देखिएगा छोटे छोटे प्लांट सब लगल होते हैं, वहाँ भी आपको ये पार्थेनियम गाजर घास मिल जाएगा। उससे जो पोलन निकलता है वही आपको पोलन एलर्जी कॉज करता है। ये कहाँ से आया था? आयातित गेहूं के साथ आया था यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब आप पढ़िएगा मानव स्वास्थ्य एवं रोग, अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि जो एड्स बीमारी आया था, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये भी अमेरिका से ही आया था। सबसे पहले वहीं पर 1981 में रिपोर्ट किया गया था एड्स के बारे में। भारत में जनरल ये सब फालतू बीमारी नहीं होता है, क्योंकि भारत में सब कुछ का ख्याल रखा जाता है। ये साधु और संतों का देश है, यहाँ ऐसे नहीं अपने मन से जीवन जिया जा सकता जैसे मन ऐसे जी रहे हैं। विदेश में क्या होता है, थोड़ा सा लापरवाही होता है, वहाँ जीवन जीने का तरीका थोड़ा अलग है। तो वहाँ पे वहीं पर एड्स पाया जाता गया था सबसे पहले। तो जब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं रोग तो आपको हम एड्स डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए आइए, उसके बाद देखिए हम क्या लिखे, परागकण को हम लोग भोजन के रूप में भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें पोषण उपस्थित होता है एकदम भरपूर मात्रा में। ये पश्चिमी देशों में क्या होता है, उपयोग किया जाता है जनरली परागकण का अधिक मात्रा में। उसके बाद देखिए हम क्या लिखे हैं कि परागकण का उपयोग हम लोग गोली और सिरप के भी रूप में करते हैं। जो खिलाड़ी होता है और धावक अश्व होता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, जो रेस में पार्टिसिपेट करता है, उस सबको भी ये गोली या सिरप खिला दिया जाता है। उससे क्या होता है, उसका जो काम करने का क्षमता है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो खिलाड़ी सब जो होता है या जो भी अश्व घोड़ा होता है, उसका रेस से पहले या खेल से पहले जो
खिलाड़ी होता है उसका टेस्ट किया जाता है कि ये किसी भी प्रकार का ड्रग या केमिकल का यूज किया भी है। ठीक, अगर आप पकड़ा जाइएगा तो फिर आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा, हो सकता है फाइन भी लगा दिया जाए। उसके बाद हम पढ़ते हैं परागकण की जीवन क्षमता। परागकण का जीवन क्षमता कहने का मतलब सिंपल, जब परागकण झड़ेगा, झड़ने के बाद कितना देर तक वो जो स्त्री केसर होता है फीमेल वाला पार्ट वहाँ पे चिपक करके पोलन ट्यूब का निर्माण कर सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण का जीवन अवधि कहते हैं। मतलब कितना देर तक, सिंपल आप कह सकते हैं कि जीवन अवधि क्षमता मतलब क्या, कितना देर तक वो काम कर सकता है, कब तक वो जाके स्त्री केसर पर जाके पोलन ट्यूब का निर्माण कर सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन क्षमता। जैसे हम लोग पढ़े थे जीवन अवधि, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक। यहाँ जीवन क्षमता मतलब क्या, जब पोलन टूट गया तो कितना देर तक वो क्या करता है जी, जाके फिर से परागण की प्रक्रिया कर सकता है। उसी को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। देखिए क्या लिखे, शॉर्ट वायबिलिटी, गेहूं हो गया, धान, इसका जो पोलन ग्रहण होता है 30 मिनट तक, इसमें जीवन क्षमता होता है। लॉन्ग वायबिलिटी जैसे कि रोजेसी हो गया, रोज वाला फैमिली, लेगुमिनेसी दाल वाला फैमिली हो गया, सोलेनेसी आलू वाला फैमिली हो गया, इसमें महीनों तक उसका जो परागकण होता है उसमें जीवन क्षमता इनकी वायबिलिटी होता है। एक टर्म लिखे पोलन बैंक, बैंक है तो जमा ही करेंगे, और पीछे लगा है पोलन, तो इसमें क्या जमा करेंगे, पोलन जमा करेंगे। तो पोलन ग्रेन को हम स्टोर करते हैं, कितना पर स्टोर करते हैं याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 196 डिग्री, माइनस 196, इसको डेस नहीं समझ लीजिएगा, माइनस की 196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि तरल नाइट्रोजन हम इसको स्टोर करके रखते हैं पोलन ग्रेन को। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। फिर से एक बार सुनिएगा, पोलन बैंक जहाँ पर हम पोलन ग्रेन स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, माइनस 190 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस यानी कि 196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? तो यहाँ हमारा मेल वाला पार्ट हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फीमेल वाला पार्ट। देन हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, किस तरह से फल फूल का निर्माण होता है, सॉरी फल का निर्माण होता है। हम देखेंगे सत्य फल क्या होता है, यानी कि ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें मुश्किल से 2 लेक्चर और लगाना होगा, क्योंकि एक लेक्चर अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो 1 घंटा का हो जाएगा। सिर्फ मेल में देखिए हमको लग रहा है कि 30 मिनट से ज़्यादा ही लेक्चर हो गया होगा, तो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन आप पढ़ भी नहीं पाएगा। और आपका पढ़ने का सीक्वेंस जैसे कि जीवोम जनो थोड़ा सा छोटा चैप्टर था तो एक बार में निपटा दिए, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा। जब आपको हम जेनेटिक्स पढ़ाएंगे ना, जेनेटिक्स तो सबका बाप है, पूरे बायोलॉजी जो आप क्लास 12 का पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स समझिए सबसे ज़्यादा ठीक ठाक पढ़ने वाला चीज़ है। जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। आप लोग क्या करिएगा, हम मेरे वाला पार्ट पढ़ा के ख़त्म कर लिए हैं। ये आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस आपका ये होना चाहिए कि अभी आप एग्जाम नज़दीक आ रहा है, सिलेबस लिख लीजिए पूरा चैप्टर, और एक चैप्टर को पढ़ के खत्म करते जाइए, उसका PYQ बनाते जाइए। फिर से जब आपके पास समय होगा तो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप बार बार रिपीट करिएगा तो अपना कॉन्फिडेंस आएगा, आप एग्जाम अच्छा कर पाइएगा। तो आप क्या करिएगा, जो हम मेरे वाला पार्ट पढ़ के खत्म कर लिए हैं, किस तरह से पोलन बनता है, आप लेक्चर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, या आपके पास पहले से नोट्स है तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा। जाके एक बार NCERT पढ़ लेना एकदम दिमाग शांत करके, तुरंत से जाके उसके बाद क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना है, जितना भी मेल से पूछा गया होगा। बस यही काम करना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसका फीमेल वाला पार्ट निपटाएंगे, फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, मुश्किल से 2 लेक्चर हो लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिएगा, हम पूरे कोशिश करेंगे आपके क्लास 12 का पूरे चैप्टर पढ़ाने का। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा हो कि हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूरा कंटेंट समझिए, सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं। जब आप NCERT पढ़िएगा तब देखिएगा कि NCERT का हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जा रहा है, चाहे हम शॉर्ट में पढ़ाए या लॉन्ग में। शॉर्ट में भी पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी नोट्स उठाए बना के फेंक दिए, ऐसा नहीं। हम खुद से आपके लिए नोट्स बनाते हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हम नोट्स में इंक्लूड करते हैं, तब आपको यहाँ आकर हम पढ़ाते हैं। जैसे हम कल लेक्चर रिकॉर्ड किए थे कॉपी पर लिख करके, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा तो हमको लगा कि फिर से एक बार रिकॉर्ड कर लिया जाए। हमारे पास अभी समय भी है, कितना बार बोल चुके हैं कि हम कॉलेज में, फिर भी आप लोग के लिए मेहनत किए जा रहे हैं। हमारे मन में बिल्कुल भी ये नहीं कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े, हमारे वीडियो पर लाइक आए। अगर एक भी बच्चा यहाँ से पढ़ रहा, समझिए मेरा काम सफल हो रहा है। समझिए कि हम खुद को इंगेज करके रख रहे हैं। हमको फ्री रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि फालतू का बैठे रहे, इधर उधर कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, एकदम से घटिया लगता है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है। आप खाने बैठ रहे हैं और मोबाइल में ऑब्जेक्टिव चलाइए, देखना शुरू कीजिए कहीं से भी। हम भी एक चैप्टर करा दिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप लोग बता दीजिएगा कि जो हम क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लाए या सिर्फ ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।